गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया था। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हमने अच्छे से कर लिया था, उसके एक आधे न्यूमेरिकल में डिस्कस कर ली। आज हम पढ़ेंगे बेटा नया टॉपिक सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टता एवं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना, हमने 4 टॉपिक एक साथ लिखे बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम सेल की बात करेंगे, फिर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेल की टर्मिनल वोल्टता को कैसे परिभाषित करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे, और फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 4 टॉपिक है, जिसमें पहला अपना है सेल। देखो सेल के बारे में आपने काफी सुना होगा बेटा, और काफी आपने देखा भी होगा। सेल कई तरह से अपन बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप शुष्क सेल देखते हो, जो रिमोट के अंदर या टीवी का जो रिमोट होता है या घड़ी के अंदर जो आप सेल काम में लेते हो वो शुष्क सेल होते हैं। ठीक है, उनके अंदर अपघट्य नहीं होता, उनके अंदर लिक्विड नहीं होता, उनको हम शुष्क सेल बोलते हैं। 5 वोल्ट 10 वोल्ट के जो भी आप यूज करते हो। कुछ सेल इस तरह के भी होते हैं जिनमें हम विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं। ठीक है, कुछ लवण वगैरह काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोड वगैरह काम में लेते हैं। इस प्रकार की युक्ति को हम सेल बोलते हैं, जिससे हम वोल्टता प्राप्त करते हैं। तो सेल की अगर जनरल कोई परिभाषा पूछे तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की एक युक्ति होती है। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है सेल कहलाती है। ऐसी युक्ति डिवाइस है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है या रूपांतरित करती है, सेल कहलाता है। सेल कहलाती है, युक्ति है ना, इसलिए सिंपल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले डिवाइस को हम सेल कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले डिवाइस को या युक्ति को हम सेल कहते हैं। ठीक है, हम इसके प्रकार वगैरह तो हम लैब में भी चेक करेंगे, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, कैसे हम डिजाइन करते हैं सेल को। तो देखो सबसे पहले हम जैसे अपन किसी इलेक्ट्रोलाइट वाले सेल की बात करें, जैसे आप अपनी लैब में बनाओगे तो 2 सेल बनाओगे बेटा, एक लैग्रांज सेल बनाओगे और एक डैनियल सेल की बात करेंगे। जैसे मैं इस सेल की बात करूं कि मैंने एक पात्र लिया हुआ है, उसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। पात्र के अंदर क्या है, विद्युत अपघट्य, जिसमें कुछ केमिकल वगैरह होंगे, इसे हम बोलेंगे विद्युत अपघट्य। पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब हम 2 इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, 2 अलग-अलग इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। एक इलेक्ट्रोड एनोड होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होगा। ठीक है, जैसे इस पे पॉजिटिव आयन आएंगे और इस पे नेगेटिव आयन आएंगे। एनोड पे धनात्मक आवेश अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रोड जैसे हम इस लिक्विड में या विद्युत अपघट्य के अंदर डुबोएंगे तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, सारे धन आयन पी पे आ जाएंगे, सारे ऋण आयन इस पे आ जाएंगे। तो इस तरह से एक सेल बन जाता है। इस तरह से हमारा एक सेल, जिसके अंदर मुख्यतः 2 इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य और एक पात्र काम में लिया जाता है। जब इनके बीच अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, सारे धन आयन इस वाले इलेक्ट्रोड पे आके, जिसको हमने पी से नाम दिया, इसको हम एनोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, जिसपे धन आयन आते हैं, और जिसपे ऋण आयन आते हैं उसे हम बोलते हैं कैथोड। इसको हम बोलते हैं कैथोड। जिसपे सारे ऋण आयन एकत्रित होते हैं। तो इस तरह से प्लस और माइनस के बीच हमारा एक विद्युत वाहक बल, या बोलेंगे एक वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम सेल कहते हैं। अब दूसरा जो हमने टॉपिक लिखा है, विद्युत वाहक बल। ये एक तरह का बल नहीं होती है, एक वोल्टता होती है। इसका काफी पहले ये नाम डला हुआ है, तो ये बल नहीं है, ये एक तरह की वोल्टता ही होती है। जब सेल खुले परिपथ में होता है, अभी देखो पी और एन से हमने कोई परिपथ नहीं कनेक्ट किया हुआ, तो ये सेल अभी खुले परिपथ में है। विद्युत वाहक बल की अगर बात करें, विद्युत वाहक बल जिसको अपन जनरली ई से निर्देशित करते हैं, ऐसा प्रतीक होता है इसका। जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, सेल के
इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक तरह की वोल्टता ही होती है, ध्यान रखना, जिसको ई से निर्देशित करता है, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। प्लस और माइनस के बीच विभवांतर जो होगा उसे हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। जैसे मान लो इसमें V प्लस वोल्टता और इसमें V माइनस, तो V प्लस और माइनस V माइनस हमारा सेल का विद्युत विभवांतर होगा, जिसे हम E से निर्देशित करेंगे। वो सेल का क्या होगा? विद्युत वाहक बल। तीसरा हमने लिखा है टर्मिनल वोल्टता। जब हम सेल को किसी बाह्य परिपथ से कनेक्ट कर देंगे, मान लो एक प्रतिरोध R से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, दोनों सिरे आपने एक R से कनेक्ट कर दिए, एक प्रतिरोध R से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो अब होगा क्या बेटा, ध्यान से देखो, सेल के P सिरे से धारा निकलेगी, P सिरे से धारा जाएगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसके सिरों के मध्य जो वोल्टता या विभवांतर होगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टता। फिर N पे वापस आएगी और धारा वापस अंदर N2P, धारा का जो पथ होगा अंदर वो N2P बनेगा। तो दूसरे हमने तीसरा टॉपिक लिखा हुआ है टर्मिनल वोल्टता। तीसरा लिखा हुआ है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता को कैसे डिफाइन करो? इसको जनरली V से डिनोट किया जाता है। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर या इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। देखो इससे जस्ट उल्टी परिभाषा, जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, और बंद परिपथ आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोडों के ऊपर आपने एक प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया, तो जब सेल बंद परिपथ में होता है इस स्थिति में सेल में धारा बहती है। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल से धारा नहीं बहती है। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज वोल्टता कहते हैं। इसको V से निर्देशित करते हैं। देखो भाई, जब आप सेल को बंद परिपथ में देखते हो, मतलब इससे प्रतिरोध कनेक्ट कर देते हो R, तो इसमें से धारा बहेगी, P से धारा निकली I सपोज, और R में गई तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर IR, ओम के नियम के हिसाब से टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी? V बराबर IR। धारा गई N में वापस आई, फिर नीचे जो विद्युत अपघट्य है उसमें भी धारा बहेगी, उसमें भी विद्युत धारा जो है वो N2P, तो मतलब धारा का पथ समझ में आ गया। ऐसे ही इस तरह से आपकी धारा बह रही है। ध्यान से देखो, जो नीचे विद्युत अपघट्य है इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। धारा किसी चालक में बहती है तो चालक के प्रतिरोध के कारण उसका अवरोध होता है, तो यहाँ जो नीचे अवरोध होगा वो अपघट्य के कारण होगा। भाई धारा N2P आएगी, तो जब धारा N2P आएगी तो इस अपघट्य के कारण उस धारा का क्या होगा? अवरोध होगा, विरोध होगा। उस विरोध को बोला जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तीसरा या चौथा जो टॉपिक है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम R से निर्देशित करेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल r से निर्देशित करेंगे, इसको हम स्मॉल r से निर्देशित करते हैं। तो चौथी जो टॉपिक है आपका आंतरिक प्रतिरोध, उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल में धारा, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य धारा प्रवाहित होती है, और जब विद्युत अपघट्य के अंदर हम देखेंगे तो धारा N से P प्रवाहित होती है। तो विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के कारण या विद्युत अपघट्य के कारण धारा में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो जनरल छोटी डेफिनेशन लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे कि जब सेल के विद्युत अपघट्य के कारण धारा में अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे स्मॉल r से निर्देशित किया जाता है। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि जब मैंने इसको खुले परिपथ में रखा था तो क्या धारा बह रही थी? बिल्कुल नहीं बह रही थी। तो सेल के जो इलेक्ट्रोड है उनके सिरों के मध्य विभवांतर को बोला विद्युत वाहक बल, उसका मान ज्यादा होगा जब लॉस ही नहीं होगा। भाई देखो, जब खुला परिपथ था तो नीचे कोई धारा नहीं बह रही थी, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने इसको बंद परिपथ में कनेक्ट किया, बंद परिपथ R से जोड़ा, तो अब जो धारा प्रवाहित होने लगी वो ऐसे भाई, सेल के अंदर भी भाई, विद्युत अपघट्य में भी धारा भाई,
धारावाही तो यहाँ पे भी कुछ लॉस होगा, यहाँ पे भी वोल्टता का कुछ पतन होगा, वोल्टता का पतन होगा नीचे, विद्युत अपघट्य के कारण वोल्टता का पतन होगा, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम कह रहे थे। तो यहाँ वोल्टता का पतन होगा, तो अब इस स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टता है क्या वो विद्युत वाहक बल से छोटी होगी? हमारे पास एक कंडीशन निकल के आई कि E और V में बड़ा कौन है, तो हम बोलेंगे E बड़ा है साहब। जब सेल खुले परिपथ में था तो कोई लॉस नहीं हो रहा था, कोई वोल्टता का पतन नहीं हो रहा था, इनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वही हमारा विद्युत वाहक बल को अधिकतम मान था जब सेल चार्ज है, आवेशित वाली कंडीशन। जब हम इसको बंद परिपथ में देखेंगे तो बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, विद्युत अपघट्य में भी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ कुछ वोल्टता का पतन होगा, वोल्टता पतन होगा। तो अब ये जो V है वो जो है E के बराबर नहीं होगा, E का मान बड़ा होगा, इसका जो अंतर है वो इस वोल्टता पतन के बराबर होगा। तो अब हम वो आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं सेल का, कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो विद्युत अपघट्य के अवरोध के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, विद्युत अपघट्य के अवरोध के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा आप खुद लिख लोगे। अब देखो हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है E का मान V से बड़ा होता है जब सेल चार्ज है, जब सेल आवेशित है उस स्थिति में, जब सेल आवेशित होता है उस स्थिति में कंडीशन देखो, जब सेल आवेशित होता है, आवेशित होता है तो E का मान V से बड़ा होता है, E का मान V से बड़ा होता है, विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से ज्यादा होगा। उसका कारण समझ में आ गया कि विद्युत वाहक बल उस स्थिति में जब सेल खुले परिपथ में था तब कोई वोल्टता का पतन कहीं नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने इसको बंद परिपथ में कनेक्ट किया तो यहाँ पे वोल्टता का पतन हुआ विद्युत अपघट्य के कारण, इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध के कारण अपघटन लॉस बोलेंगे विद्युत का। तो उस स्थिति में V का मान जो है वो E से छोटा होगा, अर्थात अगर इसके अंतर की बात करें E माइनस V तो वो होगा I इंटू स्मॉलर। यहाँ पे जो वोल्टता का पतन हुआ प्लस यहाँ वाली वोल्टता वो विद्युत वाहक बल के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें धारा तो हमने I मानी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो ओम के नियम के अनुसार जो विद्युत अपघट्य के कारण सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव पतन हुआ वो I इंटू स्मॉल r होगा, I इंटू स्मॉल r होगा। अब देखो यहां से अगर मैं E की बात करूं या V की बात करूं तो V को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो E बराबर V प्लस I इंटू स्मॉल r। और ओम के नियम से अगर V की बात करें, टर्मिनल वोल्ट धारा I प्रतिरोध R, चूंकि V बराबर I इंटू कैपिटल R तो E बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो E बराबर I कॉमन ले लिया, R प्लस स्मॉल r, तो I का मान आ गया E अपॉन R प्लस स्मॉल r। फॉर्मूला वैसा ही है उनके नियम के जैसे, कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R इस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध, स्मॉल r सेल का विद्युत अपघट्य जो है उसका आंतरिक प्रतिरोध, E आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, इस स्थिति में ये सूत्र आ गया धारा का। अब मुझे तो स्मॉल r ज्ञात करना था ना, तो यहीं से स्मॉल r ज्ञात कर लो। यहीं से स्मॉल r का मान क्या होगा या यहां से चेक करो, इस समीकरण से, इसको समीकरण संख्या 1 बोल दो, इसको समीकरण संख्या 2 बोल दो। स्मॉल r ज्ञात करना है तो समीकरण 1 से स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन कैपिटल L, E माइनस V अपॉन कैपिटल L। और चूंकि I बराबर आपके पास सूत्र है V बाई कैपिटल R, यहाँ के वोल्टता V प्रतिरोध कैपिटल R तो I बराबर V बाई R, यहाँ रखो तो स्मॉल r का मान आ गया E माइनस V अपॉन कैपिटल V बटा R ऊपर चला जाएगा। ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया। इस पे प्रैक्टिकल भी करेंगे हम बाद में। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होगा E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। इस मीटर सेतु की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सॉरी विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे हम छठे चैप्टर में जब करेंगे। तो ये सूत्र आएगा आंतरिक प्रतिरोध का, E जब सेल खुले परिपथ में हो, वोल्टता V बंद परिपथ में, और R जो प्रतिरोध हम बाह्य परिपथ का प्रतिरोध ले रहे हैं वो वाला प्रतिरोध है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर मैं केवल यहां से V सोल्व करना चाहूं तो V का सूत्र क्या होगा, समीकरण 1 से V सोल्व करना चाहूं, V को इधर ले लूं, IR को उधर ले लूं, तो V बराबर E माइनस I इंटू R। ये सूत्र भी काम का है जो हम काम में लेंगे बार बार। समीकरण 3, ये समीकरण 4, ये समीकरण संख्या 3, ये समीकरण संख्या 4। समीकरण 1 से पता चला E माइनस V बराबर IR। हम जानते हैं ये मान इससे बड़ा है, जो अंतर होगा वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव पतन हो रहा है उसके बराबर है।
और उसके बाद हमने धारा का मान ज्ञात कर लिया परिपथ से। उसके बाद हमें स्मॉल r का मान सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहिए, वो मान भी ज्ञात कर लिया। और फिर हमने निकाला कि अगर टर्मिनल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ E और उसमें विभव पतन में निकाले तो ये सूत्र हो जाएगा। ये हमने सेल आवेशित होने की स्थिति में मान ज्ञात किया। अगर सेल को आवेशित करना हो, मतलब सेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज वाली स्थिति में क्या करना होगा, उल्टा हो जाता है। ये जो V है ना वो E प्लस IR के बराबर होगा। V जो है वो E प्लस IR के बराबर हो जाता है, इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो डिस्चार्ज वाले केस में उल्टा हो जाएगा, V E से बड़ा होगा। डिस्चार्ज है तो बाह्य जो परिपथ है उसकी जो वोल्टता, हम जब इसको बैटरी को चार्ज करेंगे तो बाह्य वोल्टता हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी, तब ये चार्ज होगा। तो उस केस में उल्टा होता है। ये सूत्र आ जाएगा V बराबर E प्लस IR, V बराबर E प्लस IR, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेलों का संयोजन। ये तो जनरल हमने बेसिक पढ़ लिया, सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का हमने बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया, इसमें कोई समस्या नहीं है, बेसिक है। अब हम पढ़ते हैं सेलों का संयोजन। दो तरह से करेंगे, जैसे हमने प्रतिरोध और संधारित्र का संयोजन सीखा, वैसे ही हम सेलों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों के संयोजन में हम पढ़ेंगे पहला श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का संयोजन कि सेलों को हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। दो या दो से ज्यादा सेलों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे। सेलों का संयोजन, पहला आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। फर्स्ट आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, देखो बेटा श्रेणी क्रम में माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 r2 श्रेणी क्रम में जुड़े। माना दो सेल, दो के लिए कर देते हैं, दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है। श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़े हैं। देखो एक सेल का जो प्रतीक है वो कुछ ऐसा होता है, एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है ना। सेल आपने बैटरी का देखा होगा, सेल को हम ऐसे देखते हैं, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1। एक सेल ये हो गया, A और B के बीच आपने कनेक्ट किया। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल दोनों समान क्रम में जोड़ दिए, दोनों के प्लस इधर माइनस इधर, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, ये बिंदु C ले लिया। दोनों को ऐसे जोड़ के बाह्य परिपथ प्रतिरोध कैपिटल R से इस तरह से जोड़ दिया। और अब हमसे पूछा है कि इसकी तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितने होंगे। इसका तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना हो, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान से देखो, अभी हमने सीखा कि हम पहले सेल के सिरों के मध्य, जैसे कोई बाह्य परिपथ जोड़ा है तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर भी होगा, इसके सिरों के मध्य विभवांतर भी होगा। दोनों श्रेणी क्रम में तो धारा समान, प्लस से धारा निकली होगी कैपिटल I, धारा इसमें I जा रही है, वापस I प्रवेश कर रही है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर इसमें धारा I, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग, तो मैं बोलूं ये जो AB सेल हमने लिया है, AB के मध्य जो पहला सेल जोड़ा है, इसके सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता V1 है। इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या मान लूं, V1, और इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या मान लूं बेटा, V2। इसकी टर्मिनल वोल्टता हमने क्या मान ली, V2। अब मैं आपसे पूछूं सेल के लिए V1 का मान बताओ, तो आप लिखोगे V1 बराबर E1 माइनस IR1, समीकरण संख्या 1। किसी को दिक्कत? अभी सीखा था हमने सूत्र, V बराबर E माइनस IR। IR1 आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव पतन, E इसका विद्युत वाहक बल और V1 इनके बीच टर्मिनल वोल्टता। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं V2 की, तो V2 बता हो गया E2 माइनस IR2, समीकरण संख्या 2। और ये जो V1 V2 टर्मिनल वोल्टता है वो बाह्य परिपथ की वोल्टता के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो V के बराबर होना चाहिए। तो V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि V बराबर V1 प्लस V2। अब आप V1 और V2 के मान रखो,
V का मान भी हम रख लेंगे। V का मान बोलो इसमें धारा I प्रतिरोध R, तो V का मान कितना हो जाएगा I into R बराबर V1 का मान है E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I, इन दोनों को एक साथ लिख लो, E1 E2 को एक साथ लिख लो, या इसको V नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको V चल लो, तो V बराबर E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, समीकरण संख्या 3। और अगर मैं इसके तुल्य परिपथ की बात करूं, इसके तुल्य परिपथ की बात करूं तो दोनों सेल का एक सेल हो जाएगा, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध एक हो जाएगा, तो तुल्य परिपथ जो होगा, तुल्य परिपथ जो होगा वो कैसा बनेगा आपका, ध्यान से देखो, दोनों सेल का एक सेल बना दिया, प्लस माइनस ई, विद्युत वाहक बल लिख दिया ई इक्विवेलेंट, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध भी कॉमन कर दिया आर इक्विवेलेंट, और फिर बाह्य परिपथ आर से ही जोड़ा हुआ है, जिसके सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टेज V है, प्रतिरोध R है, धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है, धारा यहां से कितनी निकल रही है, कैपिटल I ऐसे। अगर मैं आपसे पूछूं ये टर्मिनल वोल्टेज सिरों के मध्य V होगी, तो V का मान कितना होगा, आप लिखोगे V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, समीकरण संख्या 4। और अब 3 और 4 की तुलना कर लो बेटा, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर E इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, देखो बाएं पक्ष V बराबर, तो E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल जुड़ जाएंगे और आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाते हैं। तो ध्यान से देखो, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर आंसर है आपके पास E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास R1 प्लस R2, ये सूत्र आ गया। ठीक है, अगर मैं सेलों का क्रम चेंज कर दूं, प्लस माइनस रखा था माइनस प्लस कर दूं, उस स्थिति में R इक्विवेलेंट तो यही रहेगा E इक्विवेलेंट, यदि सेलों का स्पेशल केस, यदि सेलों का क्रम चेंज कर दिया जाए, सेलों का क्रम बदल दिया जाए तो क्या होगा बेटा, E इक्विवेलेंट की वैल्यू या तो E1 माइनस E2 होगी या E2 माइनस E1 होगी, ठीक है ना, इसमें माइनस आ जाएगा। बाकी R जो है प्रतिरोध तो वो जुड़े गए, प्रतिरोध घटता नहीं, R1 माइनस R2 नहीं सुनोगे आप, R1 प्लस R2 रहेगा, ठीक है। और अगर हम बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़ें तो E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन। अगर मैं बाद में बात करूं कि मान लो बहुत सारे N सेल श्रेणी क्रम में जोड़ो, ठीक है ना, बात कर लेते हैं छोटे से लॉजिक। यदि N सेल की बात करेंगे, यदि N सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो और जिनके लिए कंडीशन हो E1 बराबर E2 बराबर अप टू EN बराबर E, और मैं लिखूं R1 बराबर R2 बराबर अप टू RN बराबर R, विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध सबके बराबर हो। मैं आपसे पूछूं बताओ E इक्विवेलेंट कितना होगा, तो E इक्विवेलेंट लिखोगे आप E प्लस अप टू N बार, कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट, डायरेक्ट बोलो NE। मैं आपसे पूछूं बताओ R इक्विवेलेंट, आप बोलोगे N इंटू R, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अगर मैं उस परिपथ से धारा की बात करूं, धारा का सूत्र था I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, यही था, यहां से मान रख लो, तो I बराबर सूत्र आ जाएगा NE अपॉन कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हो, इसमें से N कॉमन ले लिया, I बराबर NE अपॉन, इसमें से स्मॉल n कॉमन ले लिया, तो R बाई N प्लस स्मॉल r, N से N कट गया, I बराबर E अपॉन R बाई N प्लस स्मॉल r, ऐसा सूत्र आ जाएगा धारा का, ठीक है ना, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने आज देखा बेटा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन।